फ्रेंड्स, मैं वैशाली। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन टीचिंग चैनल इसी इकोनॉमिक्स बाय वैशाली 24 पे। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आपके सामने पीजीटी इकोनॉमिक्स के टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। केवीएस, एनवीएस, डीडब्ल्यूएफबी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, ईएमआरएस, जो भी इकोनॉमिक्स तैयारी करना चाहता है वो मेरी ये पीवाईक्यू की क्लासेस को देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो पहला पीवाईक्यू है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज नेवर यू शेप्ड। कौन सा कर्व यू शेप्ड का नहीं है वो बताना है इस क्वेश्चन में। तो चार ऑप्शन है आपके। पहला है एवरेज कॉस्ट कर्व, सेकंड है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, सी है आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व एंड डी है आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। तो ये आपके चार ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि यू शेप कौन सा नहीं होता है। ऑलरेडी हम कॉन्सेप्ट में कॉस्ट की क्लास पढ़ चुके हैं, तो जिसने नहीं देखी वो जाके कॉन्सेप्ट की क्लासेस को देख सकता है। तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करा रही हूँ। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो पहले हम ऑप्शन से चेक करते हैं कि कौन सा है। एवरेज कॉस्ट कर्व किस शेप का होता है? ये आपका एवरेज कॉस्ट कर्व है, ये आपका यू शेप्ड का है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये भी आपका यू शेप्ड का है, ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गया। मार्जिनल कॉस्ट, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट हो गया, ये भी आपका यू शेप्ड का हो गया। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ये आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। ठीक है दोस्तों, तो जो आपका एवरेज कॉस्ट है वो भी यू शेप का है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो भी यू शेप का है, मार्जिन कॉस्ट है जो एवरेज कॉस्ट को करता है उसके मिनिमम पॉइंट पे वो भी यू शेप का है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व आपका यू शेप का नहीं होता। ये किस शेप का होता है? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप का होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला के शेप का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व आपका यू शेप का नहीं होता। ये किस शेप का होता है? आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप का होता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट पे वैल्यू है, इन द केस ऑफ गिवन गुड्स द प्राइस इफेक्ट इज। पूछा गया है कि गिवन गुड्स में प्राइस इफेक्ट क्या होता है। चार ऑप्शन है आपके, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, जीरो होता है, यूनिटरी होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गिवन गुड्स क्या होता है। गिवन गुड्स क्या होते हैं कि एक स्पेशल टाइप के इंफीरियर गुड्स होते हैं। ये बेसिक नीड्स की चीजें होती हैं। ज्यादातर इसको लो इनकम ग्रुप्स के लोग यूज करते हैं, क्योंकि अगर बेसिक नीड्स की चीजों का कितना भी प्राइस बढ़ जाए लेकिन उनकी डिमांड बढ़ी ही रहेगी, क्योंकि उनके लिए जरूरत की चीजें। अगर राइस का प्राइस बढ़ जाता है, अगर लो इनकम ग्रुप्स के लिए जरूरी है, तो वो कितना भी उसका प्राइस बढ़ जाए उसकी डिमांड बढ़ी ही रहेगी। उसी को हम गिवन गुड्स बोलते हैं। ठीक है, तो गिवन गुड्स का सिंपल सा मतलब होता है कि प्राइस बढ़ता है, प्राइस का अगर प्राइस बढ़ जाता है तो जो डिमांड होगी वो भी बढ़ जाती है। अभी मैंने जैसे एग्जांपल लिया कि इसको मेनली कौन यूज करता है? लो इनकम ग्रुप के लिए लोग यूज करते हैं या पूरा फैमिली यूज करती है कि कितना भी, क्योंकि बेसिक आइटम्स की बात करें कि जो बेसिक आइटम आपके क्या है, जो आपका खाना वगैरह हो गया वो बेसिक आइटम्स होते हैं। अगर आपका राइस का अगर प्राइस बढ़ जाता है, राइस का अगर प्राइस बढ़ गया, जिसका प्राइस है वो इंक्रीज कर गया, तो डिमांड भी इसकी बढ़ी रहेगी, क्योंकि ये इनके लिए जरूरी है, खाना उनके लिए जरूरी है। अगर खाने का कितना भी आप प्राइस बढ़ा दो पर उसकी डिमांड हमेशा बड़ी होती, उसी को हम गिवन गुड्स बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ गिवन गुड द प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव। तो गिवन गुड्स में जो प्राइस इफेक्ट होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ जाती है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3, हु प्रोपाउंडेड द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ये किसने लिक्विडिटी प्रेफरेंस को प्रोपाउंड किया है? चार ऑप्शन है आपके, एक अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, जेएम कीन्स एंड डेविड रिकार्डो। किसने आपका एक्सप्लेन किया है वो बताना है, किसने प्रोपाउंड किया है ये बताना है आपको। सबसे पहले तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस के बारे में जानेंगे कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या होता है। कि लोग अपने पास कैश रखना ज्यादा पसंद करते हैं, इन्वेस्टमेंट करना कम पसंद करते हैं, उसी को लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी कहते हैं। तो ये थ्योरी जेम कीन्स के द्वारा दिया गया था। इनका पूरा नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स। कीन्स के द्वारा लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी दिया गया था। इनकी बुक है, कीन्स की बुक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट
एंड मनी कब आई थी? 1936 में इनकी बुक आई थी। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जेएम कीन्स। जेएम कीन्स के द्वारा लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी दी गई है। और लिक्विडिटी का मतलब अभी मैंने बताया कि लोग अपने पास कैश रखना ज्यादा पसंद करते हैं, उसी को हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी कहते हैं। इनकी फेमस बुक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो 1936 में आई थी। ठीक है, बाकी ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। अल्फ्रेड मार्शल कौन है? आपके वेलफेयर इकोनॉमिस्ट हैं। इनकी बुक का क्या नाम है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, जो 1890 में आई थी। इनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, जो कब आई थी? 1890 में आई थी। नेक्स्ट है आपके एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कौन है? आपके फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इनकी बुक है वेल्थ ऑफ नेशन। पूरी बुक का क्या नाम है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में आई थी। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दी क्योंकि ऑलरेडी हम कई बार इनकी बुक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। वेल्थ ऑफ नेशन शॉर्ट फॉर्म में वेल्थ ऑफ नेशन है, वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में आई थी। ठीक है, फिर आपके डेविड रिकार्डो भी आपके क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो आपके क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। इनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, जो 1817 में आई थी। इनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, जो कब आई थी? 1817 में आई थी। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, जेएम कीन्स। बाकी ऑप्शंस भी हमने यहाँ पे देख लिए कि अल्फ्रेड मार्शल आपके की बुक का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं ना कि इनकी बुक का नाम बताओ कब आई थी। ठीक है, तभी मैंने इसीलिए मैंने यहाँ पे बता दिया है। एडम स्मिथ भी आपके वेल्थ ऑफ नेशन आई थी। इनकी पूरी बुक का नाम मैंने बता दिया, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में आई थी। ठीक है, डेविड रिकार्डो भी आपके क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, जो 1817 में आई थी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका मार्केट से लिया गया है, बाजार का क्वेश्चन है। इन अ मोनोपोली मार्केट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल रेवेन्यू? प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में रिलेशनशिप को बताना है। पहला है आपका P इक्वल्स टू एमआर होगा, या प्राइस इज लेस देन एमआर हो जाएगा, प्राइस इज ग्रेटर देन एमआर हो जाएगा, प्राइस इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्या आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि क्या रिलेशनशिप है मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस के बीच में। तो मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि मोनोपोली मतलब एकाधिकार, हिंदी में एकाधिकार बोलेंगे कि इसमें सिर्फ सिंगल सेलर होता है। मोनोपोली में क्या होता है? सिर्फ सिंगल सेलर होता है। मोनोपोली की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगी? सिंगल सेलर होता है, सिंगल सेलर होता है। बायर्स कितने होते हैं? सेलर होता है लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। सेलर तो एक होता है। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक सेलर, सिर्फ एक फर्म। इसमें सिर्फ एक फर्म होती है, एक ही सेलर होता है, बेचने वाला फर्म एक ही होता है। बायर्स पर बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इसमें कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है। ये प्राइस मेकर होते हैं, खुद ही प्राइस डिसाइड करते हैं। अगर इनको ज्यादा यूनिट बेचनी है तो ये क्या करते हैं? प्राइस को कम भी कर सकते हैं। ये प्राइस मेकर होते हैं क्योंकि एक ही सेलर होता है, एक ही फर्म होता है, तो प्राइस भी वही डिसाइड करेंगी। और इसका जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग का होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज, प्राइस को यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू भी बोला गया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कभी क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोनोपोली में एआर एंड मार्जिन रेवेन्यू का रिलेशन क्या होता है, प्राइस का रिलेशनशिप क्या होता है? एआर का मतलब प्राइस ही होता है। ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसे हो जाएगा? ये आपका एआर हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? एमआर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब प्राइस ही होता है। इसमें क्या होता है? प्राइस इज ग्रेटर देन एमआर, ये इसको एआर भी बोल सकते हैं, एआर इज ग्रेटर देन एमआर। इसमें एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होता है एमआर से, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्राइस या एआर इज ग्रेटर देन एमआर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, हु डिटरमाइंस द रेपो रेट इन इंडिया? रेपो रेट किसके द्वारा रेपो रेट किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
सी आपका सेबी, डी है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रेपो रेट किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है आपको बताना है। तो रेपो रेट क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि रेपो रेट क्या है। तो रेपो रेट ये है कि जो आरबीआई होती है कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म पे जो लोन देती है उसी को हम रेपो रेट बोलते हैं। जो आरबीआई है कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन देती है उसी को रेपो रेट कहते हैं। किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, जितनी भी पॉलिसीज होती हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, हमारे हमारे यहाँ की सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ये बैंकों की बैंक है, यही सारी सारी पॉलिसीज को डिटरमाइन करती है। तो रेपो रेट का मतलब अभी मैंने बताया कि जो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती है, किसको प्रोवाइड करती है, कमर्शियल बैंक को प्रोवाइड करती है। इस समय करंट में कितना है आपका रेपो रेट, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। इस समय आपका करंट में कितना है, 5.25% है आपका इस समय करंट में रेपो रेट। मॉनेटरी पॉलिसीज को भी देख लेते हैं, जैसे आपका रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा, आरआर, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ, ये सब कितना है आपका, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। आरआरआर रिवर्स रेपो रेट, फिर आपका क्या है, बैंक रेट है, देन आपका क्या है, एमएसएफ है, देन आपका क्या आ जाता है फिर एसडीएफ, सीआरआर, एसडीएफ, सीआरआर और आपका एसएलआर। तो जो आपका रेपो रेट है 5.25% है, और आपका रिवर्स रेपो रेट आपका 3.35 आपका रिवर्स रेपो रेट आपका 3.35% है, 3.35% है। आपका बैंक रेट है 5.50%, 5.50%। एमएसएफ भी सेम है आपका 5.50%। एसडीएफ आपका 5% है, एसडीएफ आपका 5% है करंट में। और आपका सीआरआर आपका 3% है, सीआरआर आपका 3% है। एसएलआर आपका 18% है। के द्वारा ये पॉलिसीज डिटरमाइन करी जाती हैं, और करंट का डेटा भी मैंने बता दिया है। आरआर आपका 3.35% हो जाएगा, बैंक रेट आपका 5.50% है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज आपका 5.5% है, और आपका स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी आपका 5% है, कैश रिजर्व रेशियो आपका 3% है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जिसको हम एसएलआर बोलते हैं वो 18% है। तो आपका करंट का डेटा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी इज कैलकुलेटेड एट। हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताना है। पहला ऑप्शन है जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सेकंड है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, सी है आपका जीएनपी माइनस टैक्सेस, एंड डी है आपका जीडीपी प्लस सब्सिडीज। हमें बताना है कि एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। एनडीपी निकालने के लिए हमें एनडीपी इक्वल्स टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो एनडीपी निकल कर आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हिंदी में शुद्ध घरेलू उत्पाद बोलते हैं। शुद्ध घरेलू उत्पाद तभी निकलेगा जब हम मूल जो आपका डिप्रिसिएशन होगा जीडीपी से उसको माइनस करेंगे। जीडीपी क्या होता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की एक साल में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी गई हैं उसकी वैल्यू को जीडीपी बोलते हैं। उसमें से जो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्यह्रास, जब हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, उत्पादन कर रहे होते हैं, तो उस समय जब हम मशीनों का टूल्स का यूज करते हैं तो वो खराब भी हो जाते हैं और खराब होने के बाद उनकी वैल्यू चली जाती है। तो जब उनको हम उसमें से माइनस कर देते हैं तो आपका शुद्ध उत्पाद है, जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो निकल कर आ जाता है। उसको जब हम डेप्रिसिएशन करते हैं तब आपका एनडीपी निकल कर आ जाता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा जीडीपी एंड माइनस डेप्रिसिएशन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, द लॉरेंज कर्व यूज टू मेजर। लॉरेंज कर्व को लॉरेंज कर्व से क्या मेजर किया जाता है, आपको ये बताना है। लॉरेंज कर्व फिर पहला है कि अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी को मेजर किया जाता है। बी है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ,
जनसंख्या को, सी है आपका इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, डी है आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन। आपको बताना है कि क्या मेजर किया जाता है लॉरेंज कर्व से। तो लॉरेंज कर्व क्या होता है कि ये किसी कंट्री की इनकम एंड वेल्थ को बताता है, इनकम इनइक्वालिटी को बताता है कि इनकम एंड वेल्थ को कंट्री में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और हमें ये भी बताता है कि सोसाइटी में, इकोनॉमी में कितनी इनइक्वालिटी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कितनी है, ये चीजें हमें बताता है लॉरेंज कर्व। तो लॉरेंज कर्व सिंपल सा ये है कि इनकम इनइक्वालिटी को बताता है कि समाज में, सोसाइटी में कितनी इनकम इनइक्वालिटी है, कि लोगों के बीच जो चीजें हैं सही से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कि नहीं हो रही है, वो चीज आपका लॉरेंज कर्व के द्वारा बताया जाता है, वही मेजर करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इनकम इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, द लॉरेंज कर्व इज यूज्ड टू मेजर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। असमानता, धन की असमानता को मापता है कि इकोनॉमी में चीजों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चीज के बारे में आपका लॉरेंज कर्व बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन विच मॉडल। कि जो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, जो पहली पंचवर्षीय योजना है, वो किसके मॉडल पे बेस्ड है? पहला आपका महालनोबिस मॉडल, बी है आपका हेराल्ड डॉमर मॉडल, सी है आपका बॉम्बे प्लान एंड डी है आपका गांधीनियन मॉडल। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका कब आया था? 1951 में आया था। पहली पंचवर्षीय योजना आपकी 1951 में आई थी। उस समय क्या था कि उस समय कंट्री में पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, उत्पादन भी बहुत कम हो रहा था, और लोगों के पास लोग बेरोजगार थे। ठीक है, तो इन सारी चीजों को सही करने के लिए यहाँ पे जरूरी था कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाए। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए इसीलिए यहाँ पे हेराल्ड डॉमर मॉडल का यूज किया था। हेराल्ड डॉमर का मॉडल ये बताता है कि आप सेविंग, हेराल्ड डॉमर का मॉडल सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे बेस्ड है, और ये बताता है कि ग्रोथ इक्वल्स टू सेविंग अपॉन कैपिटल आउटपुट रेशियो। यानी कि जितना ज्यादा आप सेविंग करोगे उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी होगा, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो इकोनॉमी को लाभ होगा, इकोनॉमी में तेजी आएगी, पॉवर्टी कम होगी, लोगों को प्रोडक्शन होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों के पास पैसा आएगा, और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड वो भी अच्छा होगा, इकोनॉमी भी फिर अच्छी होगी, पर कैपिटल इनकम, नेशनल इनकम, बहुत सारी चीजें इसमें फिर उसमें ग्रोथ आएगा, इंक्रीज करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हेराल्ड डॉमर मॉडल लिया गया था कि वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बताता है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हेराल्ड डॉमर मॉडल। तो जो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, जो पहली पंचवर्षीय योजना आपकी 1950 में आई थी, और ये हेराल्ड डॉमर मॉडल पे बेस्ड है, जो सेविंग और बचत या निवेश को, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको NAPCC कहते हैं, ये इसका फुल फॉर्म है। NAPCC का नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया इन द ईयर। कब आया था NAPCC? ऑप्शन है आपके 2008 में, बी है आपका 1998 में, सी है आपका 2010 में, डी है आपका 2014 में। बताइए अब कब आया था? कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर जरूर दीजिएगा आप लोग। जो भी मैं पीवाईक्यू यहाँ पे करा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट के लिए यूजफुल है। तो प्लीज मेरे अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाई अगर आपको समझ में आ रहा है, प्लीज लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, ताकि मैं और नए नए क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आऊँ और उनको एक्सप्लेन करूँ, उनको आपको समझाऊं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है कि NAPCC कब आया था? तो NAPCC जो आपका नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, आपका 30 जून 2008 में आया था। 30 जून 2008 में आया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का मेन मोटिव ये है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस करना,
और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना ताकि इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सके और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके, कंट्री की ग्रोथ, कंट्री को ग्रोथ की तरफ ले जाए, कंट्री में डेवलपमेंट कर सके। इसलिए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया था 30 जून 2008 में। इसका मेन मोटिव था कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को रिड्यूस करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना कि हम कंट्री और इन्वायरमेंट को हम सेफ रख पाए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हैज बीन लॉन्च्ड ऑन, कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब लॉन्च हुई थी। पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 2016, बी है आपका 8 अप्रैल 2014, सी है आपका 8 अप्रैल 2015 एंड डी है आपका 25 दिसंबर 2015। ये बताना है कि ये कब लॉन्च हुई थी। तो सबसे पहले तो मुद्रा योजना के बारे में जानेंगे कि मुद्रा योजना का क्या होती है। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं कि मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है। मुद्रा का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइक्रो डेवलपमेंट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नीचे। इसका फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं कि फुल फॉर्म क्या है मुद्रा का। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ये मुद्रा का फुल फॉर्म है। एग्जाम में पूछ भी सकते हैं मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ये आपकी 8 अप्रैल 2015 को आई थी। और इसमें ये है, इसका मेन मोटिव ये था कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको बढ़ावा देना, जो छोटे व्यवसाय करते हैं उनको बढ़ावा देना और उनको बहुत ही इजीली लोन प्रोवाइड करना ताकि वो जो अपने जो छोटे व्यवसाय हैं, जो स्मॉल इंडस्ट्री है, उनको बढ़ावा मिल सके। इसलिए यहाँ पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च करी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 8 अप्रैल 2015। और इसका फुल फॉर्म भी जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। तो ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके टॉप 10 पीजीटी इकोनॉमिक्स के टॉप 10 पीवाईक्यूज जो सभी स्टूडेंट के लिए यूजफुल है, जो भी इकोनॉमिक्स से तैयारी कर रहा है। और अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है, मैंने जो पीवाईक्यूज वगैरह कराए हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है और मेरी कॉन्सेप्ट की क्लासेस अगर आपको समझ में आ रही, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्योंकि और प्लीज मेरे चैनल को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है ताकि मैं ऐसे ही आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आऊं दोस्तों। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। नमस्ते दोस्तों, थैंक यू।